एपिसोड 6। दोस्तों, आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो स्टोरी शुरू करते हैं अब। पार्टी। घर के बाहर पाखी ने अपने हाथ को अक्षित के हाथ से झटके से अलग किया, जिसकी वजह से अक्षित उसी गुस्से में घूरने लगा। लेकिन इस बार पाखी को अक्षित के गुस्से से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ने वाला था। पाखी ने गुस्से में अक्षित से कहा, ये कैसी हरकत है? आपने ऐसा क्यों कहा कि मैं आपकी गर्लफ्रेंड हूँ? आपकी हिम्मत भी कैसे हुए मेरा नाम अपने साथ जोड़ने की? पाखी की आंखों से चिंगारी बरस रही, जिसे देखकर अक्षित ने एक डेविल स्माइल के साथ कहा, मैंने बस थोड़ा सा यूज किया तुम्हें शादी के झमेले से बाहर निकलने के लिए, सो स्टॉप ओवर एक्टिंग। ऐसा कहकर अक्षित अपने कार की ओर जाने लगा, लेकिन पाखी अपने दांत पीसते हुए अक्षित से कहने लगी, आपको पहले सबसे साफ साफ कहना होगा कि ये सच नहीं है, समझे आप? इतने में ही पाखी के मोबाइल पर एक मैसेज आ जाता है। पाखी वो मैसेज देखती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। मैसेज में लिखा था कि आपके अकाउंट पर 20 लाख रुपए जमा हो चुके हैं। ये मैसेज पढ़ के पाखी अक्षित की ओर देखने लगी। अक्षित ने पाखी ओर देखते हुए बिना किसी भाव के कहा, आज के बाद भूल की तुम यहाँ आई थी, और हाँ, यहाँ से खुद ही चले जाना। ऐसा कहकर अक्षित अपनी कार में बैठकर वहां से चला गया। इधर पाखी टैक्सी लेकर अपने अपार्टमेंट में चली गई। इधर अक्षित में दादाजी और उसके पापा को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई कि अक्षित अपनी ही सेक्रेटरी को डेट कर रहा है। दोनों घर के स्टडी रूम में बैठकर ये सारी बातें डिस्कस कर रहे थे। पृथ्वीराज ने गुस्से में कहा, जय तुम अपने बेटे पर थोड़ा सा भी लगाम नहीं लगा पाए। जिस तरह की उसके आदतें हैं, एक दिन वो हमारे पूरे बिजनेस को ले डूबेगा। एक तो हर रात उस लड़की के साथ पार्टी करता है और अब अपने ही सेक्रेटरी को हमारे घर की बहू बनाना चाहता है। अगर ऐसे ही रहा था, मैं उसे अपनी प्रॉपर्टी का थोड़ा सा हिस्सा भी नहीं दूंगा। जय बिना किसी भाव के, नहीं पिताजी ऐसा नहीं होगा, मैं अक्षित को समझा दूंगा कि ऐसी लड़कियों से दूर रहना चाहिए। मुझे तो लगता है कि जरूर उस लड़की ने ही अक्षित को अपने जाल में फंसाया होगा, इसलिए मुझे मिडिल क्लास लोग पसंद ही नहीं है। इनको बस अमीर लोगों को फंसाना ही आता है। पृथ्वीराज, तुम दोनों के पास ज्यादा टाइम नहीं है। उस लड़की को अक्षित की लाइफ से दूर करो और उसके लिए अपने बराबर के फैमिली के कोई अच्छी लड़की ढूंढो। जय, जी पिताजी। अगली सुबह पाखी और अक्षित दोनों ही भूल चुके थे कि कल रात क्या हुआ था। वो दोनों ऑफिस में नॉर्मल दिनों की तरह ही काम कर रहे थे, लेकिन तभी पाखी को एक दूसरी कंपनी की तरह से ईमेल आया, जिसमें लिखा था कि कंपनी के 20वीं एनिवर्सरी पर एक पार्टी रखी गई है। पाखी ये बात जाकर अक्षित को बताती है, लेकिन पाखी जैसे ही अक्षित के केबिन में जाती है, वो किसी से फोन पर बात कर रहा होता है। पाखी चुपचाप से अक्षित के सामने खड़ी हो जाती है। इधर अक्षित फोन पर किसी से गुस्से में कह रहा होता है, अगर बात ना माने तो उसे गोली से उड़ा दो, मुझे ना सुनने की बिल्कुल आदत नहीं है। सामने आवाज आती है, लेकिन सर वो हमारा सबसे पुराना पार्टनर है, इतने साल के रिश्ते को हम ऐसे ही नहीं तोड़ सकते। अक्षित दांत पीसते हुए कहता है, इट्स टाइम फॉर ए न्यू पार्टनर, फिनिश हिम। ऐसा कहकर अक्षित फोन काट देता है। उसके बाद अक्षित बिना किसी भाव के पाखी की ओर देखता है और कहता है, व्हाट डू यू नीड? पाखी, आज शाम को चौहान ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री की 20वीं सालगिरह की पार्टी है, तो उन्होंने आपको इनवाइट किया है। अक्षित ने पाखी की बात सुनी और बिना किसी भाव के उसे घूरे जा रहा था। पाखी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अक्षित के दिमाग में क्या चल रहा है और वो उसे ऐसे क्यों घूर रहा है। अक्षित बिना किसी भाव के, ओके वेट, विल अटेंड दैट पार्टी। पाखी ने अक्षित से पूछा। अक्षित, यस वी, तुम और मैं, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? पाखी ने सिर हिलाते हुए कहा, नो सर। अक्षित बिना किसी भाव के, और हाँ, पार्टी में ये ऑफिस वाले कपड़े पहना कर मत जाना, गेट ए प्रिटी ड्रेस, वहाँ एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लोग भी होंगे, सो टेक ए लिव, और मुझे सीधा पार्टी में मिलना। पाखी ओके सर बोलकर वहां से चली जाती है। शाम होने लगी थी और इधर पार्टी में तैयारियां पूरी हो चुकी थी, गेस्ट भी आना स्टार्ट हो गए थे। अक्षित पार्टी में सबसे लेट करीब 9 बजे पहुंचा। वहां पहुंचकर वो पाखी को ढूंढने लगा, लेकिन पाखी उसे कहीं नजर नहीं आ रही थी। अक्षित ने दांत पीसते हुए कहा, इस लड़की से मैंने पहले ही कहा था कि मुझे डायरेक्ट पार्टी में मिलना, लेकिन अब दिखाई ही नहीं दे रही। ऐसा कहकर अक्षित उसे इधर उधर देखने लगता है। तभी एक लड़की अक्षित की ओर देखकर कहती है, अरे जरा उसे तो देखो, स्वर्ग की अप्सरा लग रही है। जब उस लड़की ने ऐसा कहा तो पार्टी के गेस्ट अक्षित की ओर देखने लगे। अक्षित को पहले ये बड़ा अजीब लगा कि लोग उसे अप्सरा क्यों कह रहा है, लेकिन जब उसने ध्यान दिया तो उसे पता चला कि लोग उसकी ओर नहीं बल्कि इसके पीछे की ओर देख रहे हैं। जब अक्षित ने मुड़कर देखा तो एक सुंदर लड़की रेड कलर के ड्रेस में उन्हीं ओर चलकर आ रही थी। उसने हाई हील्स पहन रखे थे और उसके लिप्स बिल्कुल स्ट्रॉबेरी की तरह लग रहे थे। सभी लोग उसकी खूबसूरती में खो से गए थे। एक पल के लिए तो अक्षित भी भूल गया था कि उसके आसपास और भी लोग हैं। वो लड़की अक्षित के पास आए और उसने कहा, एम आई लेट? अक्षित ने जब उसकी आवाज सुनी तब वो होश में आया और उसने कोल्ड वॉइस में कहा, ये इस यू आर, तुम्हें मुझसे पहले यहाँ आना चाहिए था। पाखी, यू आर सो केयरलेस। पाखी सिर झुकाकर, सॉरी सर। अक्षित कोल्ड वॉइस में, अब ऐसा रिएक्ट मत करो कि मैं तुम्हें डांट रहा हूँ, बी नॉर्मल। पाखी ने हाँ में सिर हिलाया और वो दोनों पार्टी के होस्ट से मिलने गए। अक्षित आगे आगे और पाखी उसके पीछे पीछे। मिस्टर चौहान से मिलने के बाद अक्षित और पाखी एक काउंटर पर आकर खड़े हो गए। अक्षित ने पीने के लिए एक ग्लास वाइन लिया था और पाखी बस पार्टी एंजॉय कर रही थी। उनके काउंटर से ही दूर एक कपल थे जो कुछ ही दिनों में शादी करने वाले थे। लोग उनसे उनकी शादी की प्रिपरेशन के बारे पूछ रहे थे और वो दोनों भी उन्हें खुलकर सारी बात बता रहे थी।
इतने में दो लड़कियां उस लड़की का नाम चिल्लाते हुए कहती है, वो देख सुपर मॉडल माया कपूर और उनके साथ कार्तिक शुक्ला भी। वो लड़कियां माया के पास जाती है और माया से उसका ऑटोग्राफ ले रहे थे और उससे बातें कर रहे थे। ये वही माया है जिसके बारे में अक्षित की मॉम बात कर रही थी। एक लड़की माया से कहती है, मैम हम आपके वेडिंग के लिए बहुत खुश है, आप दोनों साथ में कितने अच्छे लगते हो। हाँ मैम, आप दोनों मेड फॉर ईच अदर हो, दूसरी लड़की ने कहा। माया ने मुस्कुराते हुए कहा, थैंक यू सो मच आप सबके प्यार के लिए, मैं कितनी लकी हूँ कि मुझे कार्तिक जैसा लाइफ पार्टनर मिला। आई होप कि आप सबको भी आपका स्पेशल वन मिल जाए। माया की बात सुन के उसके पास खड़े लोग हंसने लगते हैं। तभी कार्तिक माया को अपने करीब लेते हुए कहता है, नो बेबी आई एम लकी, जिसकी लाइफ में तुम जैसी परी हो वो इंसान लकी है। ऐसा कहकर कार्तिक माया के नेक के पास धीरे से किस कर लेता है। उनके पास खड़े लोग कार्तिक के इस बोल्ड अंदाज से बहुत इंप्रेस हो जाते हैं, लेकिन अक्षित उनकी बातें सुन के आग बबूला होने लगता है। अक्षित ने जो वाइन की ग्लास पकड़ी थी उसे वो जोर से दबाने लगता है, जिससे ग्लास टूट जाता है और अक्षित को चोट लग जाती है। पाखी ने जब देखा कि अक्षित को चोट लग गई है तो उसने वेटर से आइस के कर उसके खून पर लगाने लगी, लेकिन अक्षित ने पाखी से अपना हाथ छुड़ाते हुए कोल्ड वॉइस में कहा, इट्स ओके मैं ठीक हूँ। पाखी बस अक्षित का मुंह देखती रह गई। ग्लास टूटने की आवाज इतनी तेज थी सभी लोगों का ध्यान अक्षित की ओर चला जाता है। इधर माया और कार्तिक भी अक्षित की ओर देखने लगते हैं। माया मन ही मन मुस्कुराने लगती है, ये देखकर कि अक्षित को उसकी बातों से अब भी फर्क पड़ता है। सभी लोग का ध्यान अक्षित की ओर जाने से अक्षित को अच्छा नहीं लगा, इसलिए उसने पाखी से कहा, लेट्स गो, हमारा यहाँ का काम खत्म हो गया। इतना कहकर अक्षित पार्टी से बाहर जाने लगता है। अक्षित भाई, इतने में किसी ने अक्षित को पीछे से आवाज लगाई। ये आवाज बहुत जानी पहचानी थी, इसलिए अक्षित उस आदमी की ओर देखता है। ये नीरज था, अक्षित का कजिन। उसने मुस्कुराते हुए अक्षित को गले लगाया और उससे कहा, आप यहाँ आए हो फिर भी मुझसे मिले बिना ही जा रहे थे, ऐसा कैसे कर सकते हैं आप। अक्षित ने बिना किसी भाव के कहा, कुछ काम था इसलिए निकल रहा था। इतने में नीरज पाखी की ओर देखने लगा। असल में तो नीरज ने पहले पाखी को ही देखा था, लेकिन उससे मिलने के लिए उसे पहले अक्षित से मिलना पड़ा। वो पाखी की ओर बड़ी ही गंदी नजर से देखने लगा। पाखी को नीरज का इस तरह देखना अच्छा नहीं लगा, लेकिन फिर बात को ज्यादा न बढ़ते हुए पाखी नीरज की ओर देखकर मुस्कुरा दी, फिर दूसरी ओर देखने लगी। इतने में नीरज ने डेविल स्माइल के साथ कहा, तो मिस मेहरा भी आपके साथ आई है, या यूं कहूं कि भाभी जी आपके साथ आई है। ऐसा कहकर नीरज अक्षित की ओर देखकर मुस्कुराने लगा। भाभी, अक्षित ने बिना किसी भाव के कहा। नीरज, हाँ, आपकी होने वाली वाइफ तो मेरी भाभी ही होगी ना। उसकी बात सुन के अक्षित हाँ में सिर हिला देता है, लेकिन नीरज की बात वहां खड़े सभी लोगों ने सुन ली, यहाँ तक कि माया और कार्तिक ने भी। सभी लोग आपस में फुसफुसाने लगे। ये देखकर पाखी बहुत ही अनकंफर्टेबल फील करने लगी, लेकिन वो इस बारे में कुछ नहीं कर सकती थी। मिस्टर चौहान ने भी ये बात सुन ली थी, इसलिए वो अक्षित के पास आए और उसे कहा, मिस्टर वालिया, हमें तो पता ही नहीं था, ये आपकी वुड-बी हैं। पाखी की ओर देखते हुए, नाइस टू मीट यू मैम। पाखी ने भी उसकी ओर देखकर मुस्कुरा दिया। इतने में मिस्टर चौहान ने अक्षित से कहा, एक मिनट सर। ऐसा कहकर वो स्टेज पर चले गए और माइक में कहने लगे, लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि हमारे बीच आज दोनों बहुत ही खूबसूरत जोड़े हैं। पहले तो है मिस्टर कार्तिक और मिस माया, इनके बारे में आप सभी जानते ही होंगे, लेकिन जो हमारे दूसरे कपल है उनके बारे में आपको जरा भी अंदाजा नहीं होगा, वो है मिस्टर अक्षित और मिस पाखी। मैं उन दोनों को स्टेज पर बुलाना चाहूंगा। सभी लोगों की नज़र अक्षित और पाखी पर थी। पाखी बहुत जी ज्यादा घबरा रही थी, तो वही अक्षित के फेस पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। उसे देखकर कोई नहीं बता सकता था कि वो अभी क्या सोच रहा है। इतने में अक्षित की नज़र माया पर गई, जिसे देखकर अक्षित किसी डेविल की तरह स्माइल करने लगा। कंटिन्यू एपिसोड 7 से किस और हार्टलेस अक्षित। मिस्टर चौहान ने जब जाना कि पाखी अक्षित की होने वाली वाइफ है, तो वो दोनों को स्टेज पर बुलाने लगा। असल में वो ऐसा करके अक्षित के सामने अपने नंबर बढ़ाना चाहता था। मिस्टर चौहान की कंपनी अक्षित की कंपनी के सामने कुछ नहीं थी, इसलिए वो बस अक्षित को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा था। इतने में अक्षित की नज़र माया पर गई, जो अक्षित और पाखी को गुस्से में घूर रही थी। ये देखकर अक्षित के फेस पर डेविल स्माइल आ गई और वो पाखी का हाथ पकड़कर उसे स्टेज की ओर ले जाने लगा। पाखी को समझ नहीं आ रहा था कि अक्षित ऐसा क्यों कर रहा है और वो अपना हाथ अक्षित के हाथ से छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अक्षित ने उसका हाथ नहीं छोड़ा और उसे स्टेज पर ले गया। उनके स्टेज पर जाते ही सभी लोग ताली बजाने लगे। माया भी अपने आंखें रोल करते हुए ताली बजाने लगी। इधर अक्षित सबसे ज्यादा खुश था, क्योंकि इससे वो माया को जला सकता था, लेकिन पाखी बहुत ही डरी हुई थी। पाखी में मन में बार बार यही ख्याल आ रहा था कि कहीं ये बात उसके मम्मी पापा तक न पहुंच जाए। अगर ऐसा हो जाता तो वो लोग पाखी को कभी माफ नहीं करते और उसे कभी नहीं अपनाते। इतने में नीरज स्टेज पर चढ़ा और मिस्टर चौहान से माइक लेकर कहने लगा, तो दोस्तों, क्या आप इस न्यू कपल की एक प्यारी सी किस नहीं देखना चाहते। इतने में सभी लोग एक साथ चिल्लाने लगे, हाँ हम देखना चाहते हैं। नीरज अक्षित से, सो मिस्टर वालिया, गिव ए ब्यूटीफुल किस टू योर गर्लफ्रेंड। किस का काम सुनते ही पाखी को धड़कने तेज हो गई। वो बिल्कुल नहीं चाहती थी कि अक्षित उसे किस करे, और तो और ये उसकी फर्स्ट किस थी। उसके मन में उसके पेरेंट्स के साथ साथ अब तरुण का चेहरा भी घूमने लगा था। पाखी मन में सोच रही थी, अगर ऐसा हुआ तो तरुण मुझे कभी नहीं अपनाएगा। नहीं अक्षित, आप ऐसा नहीं कर सकते।
अक्षित ने पाखी की ओर देखा जो अभी बहुत नर्वस थी। पाखी ने अक्षित की ओर देखकर उसे नमे सिर हिलाते हुए इशारा किया कि वो बिल्कुल नहीं चाहती कि अक्षित उसे किस करे, लेकिन अक्षित तो अपनी मन का मालिक था। अगर वो पाखी को किस करना चाहता है तो उसे कोई नहीं रोक सकता था। अक्षित ने एक नज़र माया की ओर डाली। माया गुस्से में अक्षित को घूर रही थी। ये देखकर अक्षित के मन को काफी सुकून मिल रहा था। अब वो माया के गुस्से को और बढ़ाना चाहता था। अक्षित ने बिना देर किए अपने कदम पाखी की ओर बढ़ाने लगे। ये देखकर पाखी की हालत खराब होने लगी। पाखी के कुछ रिएक्ट करने से पहले ही अक्षित पाखी को उसके कमर से पकड़ के अपनी करीब लाया और उसने बिना देर किए अपने होंठ पाखी के होंठ में रख दिए। ये देखकर सभी लोग ताली बजाने लगे। इधर अक्षित ने पाखी के अपर लिप्स को किस करना चालू किया। धीरे धीरे अक्षित वाइल्ड होते जा रहा था। उसने पाखी के होठों बुरी तरह किस करना चालू कर दिया था। पाखी की सांसें उखड़ने लगी थी, लेकिन अक्षित को इससे फर्क नहीं पड़ने वाला था। उसे तो अब ये भी ध्यान नहीं रहा कि वो दोनों अभी पार्टी में है। जब पाखी से नहीं रहा गया तो उसने अक्षित के चेस्ट पर हाथ मारना शुरू किया। तब जाकर अक्षित ने पाखी को रिलीज किया। पाखी की सांसें ऊपर नीचे हो रही थी और अक्षित अभी भी उसके गुलाबी होठों को ही देख रहा था। इतने में पाखी अक्षित को पुश करके स्टेज से नीचे उतर गई और पार्किंग की ओर चली गई। अक्षित बस उसे जाते हुए देखता रहा। इतने में सभी लोग फिर से ताली बजाने लगे। नीरज ने माइक में कहा, लगता है भाभी जी शर्मा गई। उसकी बात से सभी लोग हंसने लगे। अक्षित ने माया की ओर देखा जो गुस्से में अपने दांत पीसने लगी थी, जिसे देखकर अक्षित के फेस पर फिर से डेविल स्माइल आ गई। अक्षित उसे इग्नोर करके पाखी की ओर चला गया। पाखी कार के पास आकर अभी जो हुआ उसके बारे में सोच रही थी। उसे अक्षित की इस हरकत पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो मन में सोच रही थी, अगर किसी ने वीडियो बना लिया होगा तो अगर ये बात मम्मी पापा को पता चल गई तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इतने में पीछे से अक्षित के आने की आवाज पाखी से सुन ली। वो अक्षित की ओर मुड़ी और गुस्से में कहने लगी, हाउ डेयर यू, आपको समझ में भी आ रहा है कि आपने अभी क्या किया है। लेकिन अक्षित ने उसकी बातों को पूरी तरह से इग्नोर किया और तेज कदमों से चलता हुआ पाखी के पास आ गया। उसने अपने एक हाथ से पाखी के कमर को पकड़ा और एक हाथ से उसके सिर को पकड़कर उसे अपनी बाहों में लिया और उसे किस करने लगा। अक्षित की किस पहले से भी ज्यादा वाइल्ड हो गई थी। उसने पाखी को जरा सा भी मौका नहीं दिया रिएक्ट करने का। पाखी पहले तो अक्षित की गिरफ्त से बाहर निकलने की कोशिश करने लगी, फिर उससे हार मान ली और किस में पूरी तरह से इन्वॉल्व हो गई। लगभग 10 मिनट किस करने के बाद अक्षित ने अपने होठों को पाखी की होठों से अलग किया और उसके गुलाबी पड़ गए चेहरे को देखने लगा। पाखी की आंखें अभी भी बंद थी। उसकी घनी पलकें बहुत ही सुंदर लग रही थी। पाखी ने आंखें उठाकर अक्षित की ओर देखा जो उसे बिना किसी भाव के देख रहा था। पाखी को देखकर अक्षित के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। पाखी इस स्माइल का मतलब नहीं समझ पा रही थी। इतने में अक्षित ने बिना किसी भाव के कहा, हम आई वास राइट, मुझे तुम्हारे लिए कुछ भी फील नहीं होता, इट वास जस्ट ए किस। ऐसा कहकर अक्षित ने पाखी को झटके से खुद से अलग किया। उसकी बात सीधा पाखी के दिल पर लगी। पाखी बहुत की ज्यादा हट हो गई थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि अक्षित इतना हॉटलेस है। पाखी अभी भी स्तब्ध खड़ी थी। इतने में अक्षित ने कहा, यहाँ से खुद ही अपने घर चली जाना, मुझे कुछ काम है, और अक्षित गाड़ी लेकर वहां से निकल गया। पाखी को इतना बुरा आज तक नहीं लगा था। उसकी आंखों से पता नहीं क्यों लेकिन आंसू निकलने लगे। इतने में किसी ने पाखी के कंधे पर हाथ रखा। पाखी ने अपने आंसू पोंछे और उसकी ओर देखने लगी। ये नीरज था। अक्षित और पाखी के स्टेज से जाने के बाद ये भी उनके पीछे पीछे आ गया था। नीरज ने उन दोनों की किस करते हुए देखा था, लेकिन उनके बीच क्या बात हुई ये वो नहीं सुन पाया। नीरज ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई कहाँ चले गए। पाखी नॉर्मल वॉइस में, उन्हें कुछ काम था इसलिए वो थोड़ा जल्दी चले गए। नीरज, आप कहे तो मैं आपको घर छोड़ दूं। पाखी ने हिचकिचाते हुए कहा, नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद ही चली जाऊंगी। नीरज, लेकिन अगर आप अकेले गई और आपके साथ कुछ हो गया तो भाई मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, इसलिए प्लीज मेरे साथ चलिए। पाखी के पास और कोई ऑप्शन नहीं था। इतनी रात को टैक्सी भी मिलना मुश्किल था, इसलिए वो नीरज के साथ चलने के लिए तैयार हो गई। इधर अक्षित अपनी कार में अपने कुछ लोगों से मिलने जा रहा था। तभी उसने मिरर में खुद के फेस को देखा। उसके होठों पर पाखी की लिपस्टिक लग चुकी थी, जिसे देख पहले तो अक्षित के फेस पर एक डेविल स्माइल आ गई, फिर उसने लिपस्टिक के निशान को मिटा दिया। अक्षित बिना किसी भाव के खुद से ही, उसकी किस कुछ अलग थी। मुझे लगा कि मुझे उस लड़की से प्यार हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो क्या, दुनिया की कोई भी लड़की मेरे दिल को नहीं पिघला सकती। तभी अक्षित का मोबाइल बजता है। अक्षित फोन उठाकर कोल्ड वॉइस में कहता है, तुमसे उसे ठिकाने लगा दिया। फोन के दूसरी तरफ से एक आदमी कहता है, नहीं बॉस। अक्षित दांत पीसते हुए कहता है, तो इतनी देर से तुम कर क्या रहे हो, ये काम सुबह ही हो जाना था और तुमने उसे अब तक जिंदा रखा है, यू बास्टर्ड। आदमी डरते हुए कहता है, सॉरी बॉस, लेकिन हमें पता चला है कि इसके पास नए हथियारों का एक बहुत बड़ा गोदाम है। हम इससे बस इसके ठिकाने के बारे में पूछ रहे हैं। लेकिन आदमी इतना ढीठ है कि 100 कोड़े खाने के बाद भी कुछ नहीं बोल रहा है। हथियारों के बारे में सुन के अक्षित डेविल स्माइल के साथ कहता है, ऐसे कैसे नहीं बताएगा, तुम लोग बस मेरा वेट करो। आदमी, येस बॉस। अक्षित अपनी कार लेकर शहर के बाहर एक पुरानी बिल्डिंग में पहुंच जाता है। बिल्डिंग के बाहर बहुत अंधेरा था। वहां की कोई भी चीज अक्षित को दिखाई नहीं दे रही थी। फिर अक्षित बिल्डिंग के अंदर जाता है जहां कुछ रोशनी थी और अक्षित के लोगों ने एक आदमी को कुर्सी से बांध रखा था।
उस आदमी के सिर से खून निकल रहा था जो उसके पूरे जिस्म पर लग गया था। वो आदमी बेहोशी की हालत में था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो उसे बहुत पीटा गया हो। जब अक्षित उनके सामने जाता है तो एक आदमी अक्षित के पास आकर कहता है, सर इसने अभी तक उस जगह के बारे में नहीं बताया है। बिग बॉस ने ऑर्डर दिया है कि जब तक ये नहीं बता देता तब तक इसे जिंदा रखना है। अक्षित बिना किसी भाव के, अगर इसने बता दिया तब तो इसे मार सकते हैं, ऐसा कहकर अक्षित डेविल स्माइल करने लगता है। कंटिन्यू। एपिसोड 8 से मेरा भी स्टैंड है और क्रूएल अक्षित। अक्षित उस पुरानी बिल्डिंग में पहुंच चुका था जहां उसके लोगों ने एक आदमी को बांध कर रखा था। अक्षित ने उसे देखकर डेविल स्माइल की और अपना कोट और अपनी वॉच निकालकर अपने आदमी को दे दिया। दूसरी तरफ माया और कार्तिक कार में अपने घर की ओर जा रहे थे। माया अक्षित को किसी और के साथ खुश देखकर पागल हुए जा रही थी। माया बस खिड़की से बाहर की ओर देख रही थी। इतने में कार्तिक ने माया का हाथ पकड़ा और कहा, इट्स ओके बेबी, अब हमें उस अक्षित से कुछ लेना देना नहीं है। वो किसी के साथ भी रहे, हमें इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। माया ने कार्तिक का हाथ झटके से छुड़ाते हुए गुस्से में कहा, तुम्हें फर्क पड़े या ना पड़े मुझे फर्क पड़ता है। जिस इंसान को माया कपूर ने छोड़ दिया हो इतने खुश नहीं रह सकता, और तो और किसी और लड़की के साथ बिल्कुल नहीं। उसकी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे दिए घाव को इतनी जल्दी भूल गया। कार्तिक माया की तरफ देखते हुए, लेट इट गो, उसे भूल जाओ और मुझ पर थोड़ा ध्यान दो। ऐसा कहकर कार्तिक माया के करीब जाने लगा लेकिन माया ने उसे पुश करके अपने से दूर कर दिया। माया की इस हरकत पर कार्तिक को बहुत गुस्सा आ रहा था। कार्तिक ने दांत पीसते हुए कहा, अगर वो तुम्हें इतना ही प्यारा था तो उसे छोड़कर मेरे पास क्यों आई, उसके साथ आराम से जिंदगी बिताती। माया कार्तिक को गुस्से में कहती है, मैंने उसके साथ जो भी किया तुम्हारे लिए किया, लेकिन मेरा भी स्टैंड है। मैंने जिसे छोड़ दिया है वो किसी और के पास जा ही नहीं सकता। उसे मेरी याद में तड़पना होगा जिंदगी भर, समझे। इधर अक्षित ने अपने स्लीव्स फोल्ड किए और उस आदमी के जांघ पर अपने पैर रखकर कोल्ड वॉइस में कहने लगा, मिस्टर राठौर चुपचाप से हम बता दो कि सारे हथियार तुमने कहाँ छुपा कर रखे हैं, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे। मिस्टर राठौर जो लगभग बेहोश होने वाले थे उन्होंने अपनी टूटती आवाज में कहा, मैं तुम्हें कभी नहीं बताऊंगा और मैं ये भी जानता हूं कि तुम मुझे नहीं मार सकते। तुम बस एक गुलाम हो जो अपने मालिक के हुक्म का पालन करता है। ऐसा कहकर वो हंसने लगा। अक्षित डेविल स्माइल के साथ कहता है, अच्छा तो तुम्हें ऐसा लगता है, तो फिर ये भी देख लो कि ये गुलाम क्या कर सकता है। ऐसा कहकर अक्षित एक आदमी की ओर इशारा करता है। वो आदमी एक बर्तन में खौलता हुआ पानी लेकर आता है जिसे देखकर मिस्टर राठौर थोड़ा डर जाता है, लेकिन फिर भी वो अक्षित को कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं होता। अक्षित ने उस बर्तन के पानी को मिस्टर राठौर के चेहरे में फेंक दिया। अब मिस्टर राठौर दर्द से बुरी तरह चिल्लाने लगे। उसका चेहरा पूरी तरह जल चुका था। अक्षित उसके चिल्लाते हुए फेस के पास गया और कोल्ड वॉइस में कहने लगा, तुम्हारा जवाब अभी भी वही है या उसमें कुछ बदलाव किए तुम्हें। मिस्टर राठौर दर्द में करहाते हुए बोले, तुम चाहे कुछ भी कर लो, मैं तुम्हें उसके बारे में नहीं बताने वाला, तुम उसके बारे में भूल जाओ अब। अक्षित ने एक डेविल स्माइल की और फिर से एक आदमी को इशारा किया। वो आदमी एक डब्बे में कुछ लेकर आया। उस आदमी ने डिब्बा अक्षित को दिया। अक्षित ने वो डिब्बा मिस्टर राठौर के आंखों के सामने खोला। उस डिब्बे में नमक भरा हुआ था जिसे अक्षित ने मिस्टर राठौर के पूरे बदन पर छिड़क दिया। मिस्टर राठौर दर्द से चिल्लाने लगे। उसके चिल्लाने की आवाज पूरे बिल्डिंग में गूंजने लगी। अक्षित का मन इतने से ही नहीं भरा, उसने मिस्टर राठौर के चेहरा पर एक पंच मारा जिससे मिस्टर राठौर कुर्सी के साथ जमीन पर गिर गया। फिर अक्षित नमक लेकर मिस्टर राठौर के फेस पर रब करने लगा। ये नज़ारा देखकर वहां खड़े लोगों की भी रूह कांप गई। मिस्टर राठौर दर्द के मारे चिल्लाए जा रहे लेकिन अक्षित को उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। अक्षित ने अब मिस्टर राठौर पर एक के बाद एक मुक्के बरसाना शुरू कर दिया। मिस्टर राठौर के चेहरे से बुरी तरह खून निकल रहा था। इतने में मिस्टर राठौर ने धीरे से कहा, मैं बताता हूं तुम्हें, मुझे मत मारो। ये सुनकर अक्षित के फेस पर एक डेविल स्माइल आ गई। अक्षित ने अपने आदमियों को इशारा किया कि मिस्टर राठौर की कुर्सी को सीधा करे। मिस्टर राठौर की सांस उखड़ने लगी थी। अक्षित मिस्टर राठौर के फेस को होल्ड करके कोल्ड वॉइस में, अब जल्दी बता वरना ये प्रोग्राम फिर से शुरू हो जाएगा। मिस्टर राठौर, सारे के सारे हथियार मेरे घर के गार्डन में दफन है, तुम वहां जाओगे तो तुम्हें वहां पर एक फाउंटेन दिखेगा, उसी के नीचे सब कुछ है। ऐसा कहकर मिस्टर राठौर लंबी लंबी सांसें लेने लगे। उसके बदन में अभी भी नमक लगा हुआ था जिसके वजह से उसे बहुत जलन हो रही थी। अक्षित ने अपने आदमियों से कहा, तुम सब जाओ और सब कुछ लेकर आओ और अगर घर के अंदर भी कुछ होगा तो उसे भी ले आना। सभी आदमी एक साथ, यस सर। सभी लोग यहां से मिस्टर राठौर के घर की ओर जाने लगे। वहां बस अक्षित और मिस्टर राठौर थे। अक्षित ने मिस्टर राठौर की ओर देखा जो अभी भी दर्द से कराह रहा था। अक्षित मिस्टर राठौर की ओर बढ़ रहा था तभी एक आदमी ताली बजाते हुए अक्षित की ओर आता है और कहता है, लगता है आज यहाँ बहुत की बढ़िया प्रोग्राम चला और मैंने ये मिस कर दिया। उस आदमी ने सेड सा फेस बनाते हुए कहा। अक्षित ने उसकी ओर देखा और बिना किसी भाव के कहा, तेरी तो हमेशा की आदत है, कहीं भी लेट ही आता है। आदमी कान पकड़कर, ओ आई एम सॉरी, लेकिन क्या तू ये रिपीट कर सकता है। अक्षित मिस्टर राठौर की तरफ देखते हुए, इस आदमी में अब इतनी जान नहीं बची है कि सब कुछ रिपीट कर सके। आदमी, तो अब इसका क्या करना है।
अक्षित ने डेविल स्माइल के साथ कहा, करना क्या है इसे, अब इस दर्द से छुटकारा दिला देते हैं। ऐसा कहकर अक्षित ने अपनी गन निकाली और मिस्टर राठौड़ पर चला दिया गोली सीधा राठौड़ के माथे पर, जिससे वो तुरंत मर गया। अक्षित उस आदमी के कंधे पर हाथ रखकर बिना किसी भाव के, क्यों भाई अंश तुझे मजा आया? ये अंश दीक्षित था। अक्षित और दर्शन के सारे लीगल मैटर यही देखता था। अंश मिस्टर राठौड़ की ओर देखते हुए, मुझे इस काम में मजा नहीं आता, मैं तो यहाँ लीगल काम देखने आया हूँ। अक्षित डेविल स्माइल के साथ, उसके पहले चल मैं तुझे हथियारों का गोदाम दिखाता हूँ। इसके बाद अंश और अक्षित वो दोनों भी मिस्टर राठौड़ के घर की ओर चले गए। इधर पाखी अपने घर पहुंच चुकी थी। उसने थकावट दूर करने के लिए गर्म पानी से शावर लिया और टॉवल से अपने बाल सुखाते हुए शीशे के पास खड़ी हो गई। कुछ देर शीशे में खुद को देखने के बाद पाखी ने अपने होठों को टच किया। उसे वो वक्त याद आ गया जब अक्षित ने उसे किस किया था। पाखी को अक्षित के वार्म लिप्स फील हो रहे थे और उसकी धड़कन फिर से बढ़ गई थी। पाखी ने अपने सीने पर अपने हाथ रखकर खुद से कहा, पाखी प्लीज शांत हो जा, उस इंसान के बारे में ऐसा फील मत कर, वो तेरे लिए नहीं बना है, प्लीज शांत हो जा। ऐसा कहकर पाखी खुद को शांत करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसका मन बस अक्षित के बारे में ही सोच रहा था। वो अपने बेड पर लेट गई और अपने पिलो को हक करके अक्षित के बारे में सोचते हुए सो गई। कंटिन्यू। एपिसोड 9। माया का अक्षित के ऑफिस आना। अगली सुबह पाखी ऑफिस जाने से थोड़ा हिचकिचा रही थी। उसे डर लग रहा था कि अगर ऑफिस के लोगों को इस बारे में पता चलेगा तो वो सब उसके बारे में क्या सोचेंगे। पाखी ऑफिस के गेट के सामने खड़ी होकर सभी को देख रही थी। तभी कोई आदमी अपनी गाड़ी का हॉर्न बजाता है। पाखी हॉर्न की आवाज से थोड़ा चौंक जाती है और पीछे मुड़कर देखती है। गाड़ी तरुण की थी। तरुण ने पाखी को हाथ दिखाकर हाय कहा तो वही पाखी भी तरुण की ओर देखकर मुस्कुरा दी। तरुण अपनी कार पार्क करके पाखी के पास आया और पाखी से कहा, तुम ऑफिस के अंदर क्यों नहीं जा रही हो? अब क्या तुम्हें भी बॉस से डर लगने लगा है? पाखी अपना सिर झुकाए हुए, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। तरुण क्यूरियस होकर, तो इतने में पाखी तरुण की ओर देखने लगती है। तरुण पाखी को मुस्कुराते हुए देख रहा था। देखकर पाखी की धड़कनें बढ़ गई। पाखी तरुण को इतने सालों से पसंद करती है लेकिन अपनी फीलिंग के बारे कभी नहीं बता पाए। और अगर तरुण को पाखी और अक्षित के बीच हुए किस कर बारे में पता चलता तो तरुण की नज़र में पाखी की क्या इज्जत रह जाती। यही सोचकर पाखी बहुत ही ज्यादा उदास हो गई थी। इतने में तरुण, अरे बताओ भी कुछ हुआ है क्या? तुम इतनी अपसेट क्यों लग रही हो? पाखी नमे सिर हिलाते हुए, नहीं कुछ भी तो नहीं हुआ है, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती थी, क्या तुमने अक्षित सर से रिलेटेड कोई न्यूज़ सुनी है या कुछ और सुना है उनके बारे में? पाखी ने थोड़ा हिचकिचाते हुए पूछा। तरुण अपने हाथ बांधकर कुछ सोचने के बाद, हम 2 दिन पहले जो न्यूज आई थी उनकी और मिस रोजी की, उसके बाद तो कुछ भी सुनने को नहीं मिला है, क्या कोई खबर है? पाखी, अरे नहीं, मैं तो बस इसलिए पूछ रही थी क्योंकि उनकी सेक्रेटरी होने के बाद भी मुझे उनके बारे में सबसे आखिर में पता चलता है और कोई बात नहीं है। पाखी ने चैन की सांस ली क्योंकि तरुण को अब तक इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। उसके लिए अभी तरुण सबसे इम्पोर्टेंट था। पाखी तरुण को पसंद करती थी और वो किसी भी तरह से उससे दूर नहीं होना चाहती थी। तरुण, अगर ऐसी बात है तो अंदर चले, आज बहुत सारा काम है। पाखी ने हाँ में सिर हिलाया और वो दोनों ऑफिस में अपने आप के केबिन में चले गई। ऑफिस का माहौल बाकी दिनों जैसा ही था। सभी लोग अपना अपना काम कर रहे थे और पाखी को रोज की तरह ही ट्रीट कर रहे थे। पाखी को भी सबके बिहेवियर में कोई बदलाव नजर नहीं आ रहा था। पाखी अब पूरी तरह से श्योर थी कि कल की किसकी न्यूज ऑफिस के लोगों तक नहीं पहुंची है। अब पाखी बिना किसी फिक्र के अपना काम कर सकती थी। पाखी अपने ऑफिस में गई और अक्षित का आज का शेड्यूल चेक करने लगी, लेकिन तभी उसे अक्षित के बारे में सोच बहुत ही ज्यादा घबराहट होने लगी थी। पाखी मन में सोच रही थी, बेटा पाखी, ऑफिस के लोगों को तो नहीं पता कल के बारे में, उनको तो तू फेस कर लेगी, लेकिन तू अक्षित सर के सामने कैसे जाएगी? उन्हें कैसे फेस करेगी? ओ गॉड, ये दुख काहे को खत्म नहीं होता बे। ऐसा कहकर पाखी टेबल में अपना अपना सिर रखकर अपने बाल पकड़ लेती है। इतने में वो अक्षित के केबिन के डोर की आवाज सुनती है। पाखी तुरंत उस ओर देखती है और खुद से कहती है, चल बेटा पाखी, अब तुझे इस खडू से सामना करना होगा। ऐसा कहकर पाखी अक्षित के लिए कॉफी बनाने चली जाती है। पाखी अक्षित के केबिन के डोर पर 2 बार नॉक करके अंदर चली जाती है। अक्षित कुछ फाइल्स देख रहा और उन पर सिग्नेचर कर रहा था। पाखी ने कॉफी अक्षित की टेबल पर रखी। ऐसा करते हुए उसके हाथ कांप रहे थे। पाखी ने कांपती आवाज में कहा, सर आपकी कॉफी। फिर वो जल्दी से केबिन से बाहर निकलने के लिए मुड़ी। इतने में अक्षित ने बिना किसी भाव के कहा, मिस मेहरा। पाखी डरते हुए अक्षित की ओर देखती है और कहती है, ये सर। अक्षित बिना किसी भाव के, मेरा शाम का शेड्यूल खाली रखना, मुझे कुछ काम है। पाखी डरते हुए, ये सर। इतना कहकर पाखी फिर से तेजी से दरवाजे की ओर जाने लगती है। इतने में अक्षित बिना किसी भाव के, मिस मेहरा। अक्षित की आवाज सुन के पाखी फिर से रुक गई और मन में सोचने लगी कि पता नहीं इन्हें अब क्या काम पड़ गया, कुछ काम खुद कर लेते तो क्या होता। पाखी अक्षित की ओर देखते हुए, ये सर, एनीथिंग एल्स? अक्षित पाखी की ओर देखते हुए बिना किसी भाव के कहता है, कल जो भी हुआ उसके बारे भूल जाओ और अपने काम पर ध्यान दो, ये बात बाहर ना आए, इसकी जिम्मेदारी मेरी, अंडरस्टूड? ये बात सुन के पाखी की आंखें चमकने लगी। उसने एक्साइटेड होकर कहा, क्या सच में? ओ गॉड, आपको पता भी है मैं कितना डर रही थी। अब मैं आराम से अपना काम कर सकती हूँ। हैव ए गुड डे सर।
ऐसा कहकर पाखी उछलते हुए अपने केबिन में चली गई। इधर अक्षित ने पहली बार पाखी को इस तरह की हरकत करते हुए देखा, जिसकी वजह से उसके चेहरे पर स्माइल आ गई और ये स्माइल किसी और स्माइल की तरह नहीं थी बल्कि बहुत ही खूबसूरत और प्योर थी। अक्षित ने ये बात अपने दिमाग से निकाली और फिर से अपने काम में लग गया। इधर अक्षित ने पाखी से कह रखा था कि शाम को कोई भी काम न रखे, क्योंकि उसे कोई और जरूरी काम था, लेकिन अक्षित 7 बजने के बाद भी काम कर रहा था। ऑफिस में अभी भी कुछ लोग जिनका काम अभी बचा था, उनमें से एक पाखी भी थी, लेकिन तभी एक बहुत ही खूबसूरत लड़की जिसने हाई हील्स पहन रखे थे अक्षित के ऑफिस में आई। उसकी हील्स की आवाज़ सुन के सभी लोगों का ध्यान उसकी ओर गया। ये माया थी, जो अक्षित से मिलने आई थी। सभी लोग एकटक माया को देखने लगे थे क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। माया ने आसपास देखा और एक लड़की के पास जाकर उससे बड़े ही एटीट्यूड के साथ कहती है, तुम्हारे बॉस मिस्टर अक्षित कहाँ है? वो लड़की घबराते हुए अपने चेयर से उठी और माया से कहने लगी, इस तरफ है मैम, चलिए मैं आपको उनके केबिन में ले चलती हूँ। ऐसा कहकर वो लड़की माया के अक्षित की केबिन को और ले जाने लगी। बाकी लोगों ने जब सुना कि माया अक्षित से मिलने आई है तो उन सब के दिमाग में बहुत सी खिचड़ी पकने लगी। एक लड़के ने कहा, लगता है आज सर मिस माया के साथ ही पार्टी करने वाले हैं। इस पर दूसरे लड़के ने कहा, लगता तो यही है, वैसे मिस माया रोजी से ज़्यादा सुंदर है, शायद इसलिए सर ने रोजी को अब छोड़ दिया है और मिस माया के साथ रिलेशन में आ गए हैं। इतने में एक लड़की ने कहा, लेकिन मिस माया तो कार्तिक को डेट कर रही थी ना, और उनकी शादी की न्यूज भी आ रही थी। एक और लड़की बोली, अरे हमारे सर का चाम ही कुछ ऐसा है, लड़कियां दौड़ते हुए आ जाती है चाहे वो कोई भी हो। उसकी बात सुन के सभी लोग हंसने लगे। सभी ने अपना काम जल्दी से खत्म किया और सभी ऑफिस से निकल गई। वो लोग अपने बॉस को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे। इधर वो लड़की और माया अक्षित के केबिन तक पहुंच चुके थे। माया ने उस लड़की से कहा, तुम जाओ, यहाँ मैं खुद ही देख लूंगी। उसकी बात सुन के वो लड़की वहां से चली जाती है। माया एक बार ऑफिस में चारों ओर नजर दौड़कर देखती है। ऑफिस के सभी लोग जा चुके थे। माया ने डिसअपॉइंटेड सा फेस बना के कहा, मुझे थोड़ा जल्दी आना चाहिए था, अच्छा सीन क्रिएट होता। माया ने डेविल स्माइल के साथ कहा, चलो कोई बात नहीं, जिसे तड़पाना है वो तो यही है। ऐसा कहकर माया अक्षित के केबिन में घुस गई। अक्षित को ये बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई उसके केबिन में बिना नॉक किए आए। अक्षित ने बिना किसी भाव के दरवाजे की ओर देखा, लेकिन माया को देखते ही अक्षित की भौहें गुस्से से तन गई। उसकी आंखों से चिंगारी बरसने लगे। अक्षित ने दांत पीसते हुए कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें अंदर किसने आने दिया? माया ने स्माइल के साथ कहा, मुझे अंदर आने के लिए किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है, मैंने ठीक कहा ना बेबी। ऐसा कहकर माया अक्षित के सामने आकर बैठ गई। अक्षित माया को उंगली दिखाते हुए गुस्से में कहता है, मैं तुमसे आखिरी बार बोल रहा हूँ, यहाँ से चली जाओ वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अक्षित की आंखें आग उगल रही थी। उसे माया का चेहरा देखना बिल्कुल पसंद नहीं था और आज माया अक्षित के सामने उसी के ऑफिस में बैठी हुई थी। माया इस हरकत पर अक्षित को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन माया आज यही काम करने आई थी अक्षित को गुस्सा दिलाने। माया ने तिरछी स्माइल करते हुए कहा, कम ऑन अक्षित, हम इतने सालों से एक दूसरे को जानते हैं, इतना हक तो है मेरा तुम पर, राइट बेबी? इतना कहकर माया अक्षित का हाथ पकड़ लेती है। जब माया का हाथ अक्षित के हाथ को छूता है तो अक्षित को बेचैनी होने लगती है। अक्षित चाहकर भी माया के हाथ को अपने हाथ से दूर नहीं कर पा रहा था। शायद इतने सालों में भी अक्षित वो अक्षित नहीं बन पाया जो माया को रेसिस्ट कर सके। ये देखकर माया को अच्छा लगा। उसने खुद ही अपने हाथ अक्षित के हाथ से दूर कर लिए और अक्षित से कहने लगी, मैं तो तुम्हें यहाँ अपने शादी का कार्ड देने आई थी, लेकिन मुझे लगता है कि तुम उस शादी में नहीं आ सकोगे, तुमसे होगा ही नहीं, क्योंकि तुम्हारे मन में अभी भी मैं ही हूँ। ऐसा कहकर माया हंसने लगती है और अक्षित गुस्से में माया को देखने लगता है। माया आगे कहती है, अच्छा लगा ये देख कि तुम्हारा कोई भी खिलौना तुम्हें माया के चंगुल से निकल नहीं पाया है, और निकलेगा भी कैसे? माया कपूर कोई आम लड़की नहीं है। अक्षित गुस्से में, अपनी बकवास बंद करो वरना यहाँ से चल के नहीं जा पाओगी। माया डरने के एक्टिंग करते हुए, नहीं प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करना अक्षित, आफ्टर ऑल आई एम योर फर्स्ट लव। अक्षित ने टेबल को जोर से मारते हुए कहा, अपनी बकवास बंद करो और निकल जाओ यहाँ से। माया अक्षित के गुस्से को देखकर मुस्कुराने लगी। उसे अक्षित के इस डरवाने रूप से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। इधर पाखी जो अब तक काम कर रही थी, उसने ये आवाज सुनी और थोड़ा डर गई। उसने खुद से कहा, पता नहीं वहां क्या हो रहा है, मुझे चल के देखना चाहिए। ऐसा सोचकर पाखी अक्षित के केबिन की ओर चली जाती है। इधर माया अपनी और कार्तिक की शादी का कार्ड निकल कर अक्षित के टेबल पर रखते हुए कहती है, अगर तुम्हारा मन हो तो आ जाना। ऐसा कहकर माया अक्षित के केबिन से जाने लगती है। पाखी जो कि अक्षित के केबिन की ओर आ रही होती है, माया को वहां से निकलते देख लेती है। दूसरी ओर अक्षित गुस्से में पागल हुए जा रहा था। उसे माया से ज्यादा खुद पर गुस्सा आ रहा, क्योंकि वो माया के सामने कुछ भी नहीं कर पाया। अक्षित अपने केबिन में रखी हर एक चीज को तोड़ने लगा। टेबल, टीवी, कंप्यूटर, हर एक चीजों के टूटने की आवाज सुनकर पाखी अक्षित के केबिन में आती है और वहां का नजारा देखकर चौंक जाती है। कंटिन्यू। एपिसोड 10 से अक्षित ने किया पाखी को हट। चीजों के टूटने की आवाज सुनकर पाखी अक्षित के केबिन में आती है और वहां का नजारा देखकर चौंक जाती है। अक्षित ने पूरा केबिन तबाह कर दिया था और एक कोने में बैठा हुआ था। उसकी आंखें अभी बंद थी, उसके हाथ से खून निकल रहा था।
खून देखकर पाखी बहुत डर गई और तेजी से अक्षित के पास जाती है। पाखी अक्षित का हाथ पकड़कर उसके चोट को देखती है। जब पाखी अक्षित के हाथ को टच करती है तब अक्षित अपनी आंखें खोलता है और कोल्ड वॉइस में पाखी से कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? पाखी चिंतित होकर कहती है, सर आपको बहुत चोट लगी है, कितना खून निकल रहा है। पाखी अभी भी अक्षित के चोट को देख रही थी। पाखी को देखकर ऐसा लग रहा था मानो उसे अक्षित का दर्द महसूस होता हो, लेकिन अक्षित को इस चोट से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसके अपने हाथ पाखी के हाथ से छुड़ाते हुए गुस्से में कहा, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, जाओ यहाँ से। पाखी की आंखों में थोड़े से आंसू भी आ गए थे। पाखी बहुत सेंसिटिव लड़की थी, वो किसी को ऐसे दर्द में नहीं देख सकती थी। पाखी ने अक्षित की आंखों में देखते हुए कहा, पहले हम इसे ट्रीट करना होगा, उसके बाद मैं चली जाऊंगी। लेकिन अक्षित का मूड बहुत खराब था, वो कुछ देर अकेले रहना चाहता था, लेकिन पाखी यहाँ से जाने को बिल्कुल भी रेडी नहीं थी। अक्षित ने अपने एक हाथ से पाखी को उसके गर्दन के पीछे से पकड़ा और अपने पास लाकर दांत पीसते हुए कहने लगा, तुम्हें एक बार में समझ नहीं आता, मैंने तुम्हें यहाँ से जाने को बोला, तुम्हें एक बार किस क्या कर लिया? तुम्हें लगता है कि तुम अपनी मनमानी कर सकती हो? अपनी औकात मत भूलो। ऐसा कहकर अक्षित ने पाखी को अपने से दूर धकेल दिया। पाखी के दूर होने से उसके हाथ वहां गिरी हुए कांच के टुड्डों में लग जाती है, जिससे उसकी चीख निकल जाती है, लेकिन अक्षित को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पाखी सीधा बैठती है, उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। वो पहले अपने चोट की ओर देखती है, फिर अक्षित की ओर। अक्षित बिना किसी भाव के पाखी को देख रहा होता है। पाखी ये देखकर वहां से चली जाती है कि इस आदमी को किसी की थोड़ी सी फिक्र भी नहीं होती। पाखी के जाते ही अक्षित अपना सिर दीवार से लगाकर अपनी आंखें फिर से बंद कर लेता है और ये सोचने लगता है कि आखिर कब तक वो माया के सामने इतना कमजोर बना रहेगा। ऐसे तो वो हर रोज किसी न किसी की जान लेता था, लेकिन माया के सामने को कमजोर हो जाता था। अक्षित यही सब सोच ही रहा होता है कि तभी वो अपने हाथों पर किसी का टच फील करता है। वो आंखें खोल कर देखता है तो ये पाखी थी, जो उसके लिए फर्स्ट एड बॉक्स लेने गई थी। पाखी सिसकते हुए अक्षित के चोट को साफ करने लगती है। अक्षित उसकी ओर बिना पलके झपकाए देख रहा होता है। वो समझ नहीं पा रहा था कि उसे ये अच्छा लग रहा था या नहीं। इतने में अक्षित बिना किसी भाव के कहता है, तुम गई नहीं अब तक? इस पर पाखी कोई जवाब नहीं देती और अक्षित की चोट पर पट्टी बांध कर जाने लगती है। इतने में अक्षित पाखी को उसके बाजू से पकड़कर अपने करीब लाता है और दांत पीसते हुए कहता है, तुम अपनी लिमिट में रहो, समझी? तुम्हें मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा कहकर अक्षित अपनी पकड़ मजबूत करता है, जिससे पाखी को दर्द होने लगता है। उसके आंखों से पहले ही आंसू आ रहे थे। उसने रोते हुए कहा, मुझे आपकी कोई फिक्र नहीं है, आपको अगर कुछ हो जाए तो वो आपकी प्रॉब्लम है, लेकिन हर कोई आपकी तरह इतना पत्थर दिल नहीं होता कि किसी की चोट देखकर भी उसे इग्नोर कर दे, समझे आप? इतना कहकर पाखी अक्षित से अपने आप को छुड़ाती है और तेजी से अक्षित के केबिन से फिर ऑफिस से निकल जाती है। अक्षित उसे बस जाते हुए देखता रहता है। कुछ देर तक अक्षित यूं ही बैठे हुए पाखी के बारे में सोच रहा होता है, फिर अपने घर की ओर चला जाता है। इधर माया और कार्तिक एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। माया आज बहुत खुश थी क्योंकि उसने आज ये जान लिया था कि अब भी उसके दिए हुए घाव नहीं भर पाए हैं। माया अभी कार्तिक के साथ बेड पर थी और दोनों ने ही कपड़े नहीं पहने हुए थे। माया ने मुस्कुराते हुए कहा, आज उस अक्षित को देखकर मजा आ गया, उसकी आंखों में को दर्द वो गुस्सा, इससे ज्यादा खुशी तो मुझे कभी भी महसूस नहीं हुई। कार्तिक उसके नेक के पास किस करके कहता है, माया बेबी तुमने उस अक्षित को कुछ ज्यादा ही तड़पा दिया, कहीं तुम्हारी याद में पागल ना हो जाए। माया एटीट्यूड के साथ, पागल तो पहले से ही था मेरे प्यार में, अब मैं उसके साथ ये खेल कभी कभी खेल कर उसके पागलपन को और बढ़ा दूंगी। कार्तिक माया की देखते हुए नॉटी टोन में कहता है, फिलहाल तो तुम मुझे पागल बना रही हो। ऐसा कहकर कार्तिक माया को किस करने लगता है। दूसरी ओर अक्षित अपने घर पहुंच चुका था। वो यहाँ अकेले रहता था। वो सीधा अपने रूम में गया और हाथ फैला कर लेट गया। उसके पैर अभी भी जमीन को छू रहे थे और उसकी आंखें बंद थी। उसे बार बार पाखी का उदास चेहरा नजर आ रहा था। उसने माया का सारा गुस्सा पाखी पर निकाल दिया था, इसलिए उसे पाखी अब की फिक्र हो रही थी। उसे जिस हाथ में चोट लगी थी उसे उसने अपने माथे पर रखा। उसे अपने माथे पर पट्टी फील होने लगी। उसने आंखें खोली और अपने हाथ को अपने चेहरे से थोड़ा ऊपर उठाकर पट्टी को देखने लगा। उसे वो मोमेंट याद आ गया जब पाखी रोते हुए उसे पट्टी कर रही थी। उसने थोड़ा इमोशनल होते हुए कहा, तुम्हें मेरी फिक्र नहीं करनी चाहिए, मैं इस लायक नहीं हूं, तुम्हें मेरे बारे में कुछ नहीं पता, तुम बहुत मासूम हो। मैं नहीं चाहता कि तुम जैसे मासूम लड़की मेरे गुस्से का शिकार हो, इसलिए प्लीज मुझ जैसे इंसान से दूर रहो। उसे पाखी की फिक्र हो रही थी। वो सोच रहा था कि पाखी ठीक से तो घर पहुंच गई होगी ना, उसे पाखी के हाथ में लगी चोट की भी फिक्र हो रही थी, लेकिन अक्षित इस बारे में कुछ नहीं कर सकता था। पाखी बस अक्षित की मदद कर रही थी और अक्षित ने उसे इतना हर्ट कर दिया था। वो अब बस कल सुबह कर वेट कर रहा था ताकि ऑफिस जाकर पाखी को एक बार सही सलामत देख ले। पाखी के बारे में सोचते हुए अक्षित को नींद आ गई। अगली सुबह अक्षित अपने टाइम से ऑफिस पहुंच चुका था, लेकिन आज कुछ अलग हुआ। आज पाखी उसे गेट पर खड़ी हुए नहीं मिली। ये देखकर अक्षित को अजीब लगा। वो कल से ही पाखी को एक बार देखना चाहता था। वो ये बात कंफर्म करना चाहता था कि पाखी ठीक तो है, लेकिन आज उसे पाखी नहीं दिखी। वो ऑफिस के अंदर चला गया। सभी लोगों ने अक्षित को देखते ही गुड मॉर्निंग विश किया, लेकिन अक्षित के जाते ही उसके बारे में बातें करने लगे। अक्षित सीधा अपने केबिन में चला गया और वेट करने लगा कि कब पाखी उसके लिए कॉफी लेकर आए। तभी डोर पर 2 बार नॉक हुए और कोई अंदर आया। अक्षित ऐसे दिखाने लगा कि उसने ये बात नोटिस नहीं की।
लेकिन अक्षित ने एक बार उसे देखा, ये लड़की पाखी नहीं थी। ये देखकर अक्षित ने गुस्से में कहा, तुम कौन हो और मिस मेहरा कहाँ है? वो लड़की डरते हुए कहने लगी, सर मैं राधिका पाखी ने 2 दिन की छुट्टी ली है, इसलिए आज मैंने आपके लिए कॉफी बनाई है। अक्षित ने कहा, क्या हुआ है उसे? राधिका डरते हुए, सर इट्स जस्ट ए फीवर। राधिका की बात सुनकर अक्षित उसे गुस्से में घूरने लगा, जिससे राधिका के हाथ पैर कांपने लगे। अक्षित ने उसकी ओर देखते हुए गुस्से में कहा, तुम्हें ये बात पहले बतानी चाहिए थी। अक्षित अपनी चेयर से उठा और अपना कोट लेकर बाहर जाने लगा। इतने में राधिका ने डरते हुए अक्षित से कहा, सर मुझे आपको कुछ बताना है। अक्षित दांत पीसते हुए जल्दी बोली, मेरे पास वेस्ट करने के लिए टाइम नहीं है। राधिका ने अक्षित की आंखों में देखा जो बहुत डरावनी लग रही थी। वो अक्षित को ये बताना चाहती थी कि ऑफिस के लोग उसके बारे में क्या गॉसिप कर रहे हैं, लेकिन उसका डरवाना चेहरा देखकर राधिका कुछ भी नहीं बोल पाए और उसने नमे सिर हिला दिया। अक्षित वहां से गुस्से में निकल गया। ऑफिस के लोग अभी भी उसके बारे में बात कर रहे थे, लेकिन अक्षित को देखकर फिर से चुप हो गई। अक्षित ने अपने ड्राइवर को कार लाने को कहा और अक्षित उसमें बैठकर कहीं चला जाता है। इधर पाखी अभी तक बेड पर ही थी। उसकी तबीयत ज्यादा खराब नहीं थी, लेकिन वो अभी कुछ दिनों तक अक्षित को फेस नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने 5 साल में पहली बार छुट्टी ले रखी थी। तभी उसके फोन में राधिका का कॉल आया। पाखी, हेलो, तूने सर को कॉफी दे दिया क्या? राधिका थोड़ा घबराते हुए, कॉफी तो दे दी, लेकिन तुझे जरा भी अंदाजा है ऑफिस के लोग किस बारे में बात कर रहे हैं? पाखी चिढ़कर कहती है, मुझे नहीं जानना वो क्या बात कर रहे हैं, रोज रोज उन्हें कुछ नया टॉपिक मिल ही जाता है। उनकी बात छोड़ और ये बता अक्षित सर कहाँ है? राधिका, पता नहीं, उन्होंने कॉफी भी नहीं पी और गुस्से में कहीं निकल गए, लेकिन तू पहले मेरी बात तो सुन ले। पाखी फ्रस्ट्रेटेड होकर, अभी नहीं, मेरा बिल्कुल मन नहीं है, मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ। ऐसा कहकर पाखी फोन काट देती है और ब्लैंकेट से अपना सिर ढककर सो जाती है। तभी उसके घर की डोरबेल बजती है। पाखी जैसे तैसे कर डोर के पास आती और कैमरे में देखती है कि कौन है। दरवाजे के दूसरी तरफ खड़े हुए आदमी को देखकर पाखी चौंक जाती है। उसकी आंखें शॉक में बड़ी हो जाती है। ये कोई और नहीं, अक्षित ही थी। कंटिन्यू।